बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड ईयर के लेक्चर की बारी है और इस सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज, वो हम आज आर्टिकल स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि किसी सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर चार्ज को किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज कर दिया जाए तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज, एक सरफेस जिसके अंदर एक चार्ज मौजूद है, हम फाइंड करेंगे एक सिंपल रिलेशन कि हम उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंसिडर ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस और हैविंग ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट इट्स सेंटर। हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, स्फीयर बॉल, फुटबॉल बॉल, हॉलो खाली। Consider a hollow sphere of radius r having a point charge plus q at its center। एक hollow sphere जिसके सेंटर के ऊपर चार्ज है प्लस q, पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। We want to calculate the electric flux through this sphere। हम इस sphere में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। To apply the formula phi is equal to E dot A, the surface should be flat. Due to this reason, we divide the surface of sphere into n very small elements of areas delta A1, delta A2, delta A3 and so on delta AN, having area vectors delta A1, delta A2, delta A3 and so on delta AN। हमने जो रिलेशन पढ़ी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये उस वक्त अप्लाई होती है जब सरफेस फ्लैट हो, फ्लैट सरफेस हो, उसके ऊपर ये रिलेशन अप्लाई होती है। लेकिन हमारी सरफेस तो स्फीयर है, बॉल है, और सरफेस इज स्फीयर, तो फ्लैट तो वो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस स्फीयर के ऊपर छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा एन सपोज करते हैं। ये एक डेल्टा ए यहाँ पे शो किया है एग्जांपल के तौर पे, लेकिन हमने पूरी स्फीयर के ऊपर छोटे छोटे पैचेस, छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स इतने छोटे हैं कि वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, वो हमने सपोज किए हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, और फिर उनके एरिया वेक्टर्स जो हैं वो जैसा कि यहाँ डेल्टा ए दिखाया, तो उनके डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN रेस्पेक्टिवली हैं। फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज एट द सेंटर ऑफ दीज एरियाज आर E1, E2, E3 एंड सो ऑन EN रेस्पेक्टिवली। वो जो एरियाज हैं उनके सेंटर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है E1, E2, E3 एंड सो ऑन EN। जैसा कि यहाँ पे ये दिखाया कि ये डेल्टा ए एरिया एक एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, E है। तो इस तरह डेल्टा A1 अगर होता तो E1 डेल्टा A2 पे E3 डेल्टा A2 पे E2 डेल्टा A3 पे E3 डेल्टा AN पे EN होनी थी। अब हम, क्योंकि ये हमने अब सपोज कर लिया है, वी हैव सपोज दैट दीज आर वेरी स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स, एरिया वेक्टर्स, सो नाउ we can apply this formula। तो क्योंकि हमने सपोज कर दिया ये वेरी स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एलिमेंट डेल्टा A1 विल बी, अब जो डेल्टा A1 वो एलिमेंट है उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डेल्टा फाई E1 डॉट डेल्टा A1 E1 डेल्टा A1 cos थीटा, बट थीटा 0।
थीटा कैसे जीरो? अब देखें इस फिगर में डेल्टा ए और ई दिखाया गया। डेल्टा ए क्या है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर है और ई जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो दोनों होंगे पैरेलल। E1 डेल्टा A1 के पैरेलल, E2 डेल्टा A2 के पैरेलल, E3 डेल्टा A3 के पैरेलल एंड सो ऑन। तो ये होंगे पैरेलल, एंगल थीटा होगा जीरो। लिहाजा हम थीटा जीरो पुट करते हैं तो डेल्टा फाई E1 हो जाएगा E1 डेल्टा A1 cos 0 is equal to E1 delta A1 because cos 0 is equal to 1. Similarly, electric flux through surface elements delta A2, delta A3 and so on delta AN will be, यही तरीका अप्लाई करते हुए बाकी सरफेस एलिमेंट्स में से जो फ्लक्स होगा डेल्टा फाई E2 होगा, E2 डेल्टा A2, डेल्टा फाई E3 होगा, E3 डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा फाई EN होगा, EN डेल्टा A। यानी ये हमने हर एक का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तमाम सरफेस एलिमेंट्स का ये फाइंड कर लिया। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए इन्हें ऐड करेंगे, तो वो मैं इसको मिटा के लिखता हूं। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए उन तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को ऐड करेंगे। तो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस क्लोज सरफेस में से होगा phi is equal to delta phi E1 plus delta phi E2 plus delta phi E3 plus so on plus delta phi En, यानी तमाम जो डेल्टा phi E's हैं हमने उनको ऐड कर दिया और अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। हमें मालूम है डेल्टा phi E1 था E1 डेल्टा A1, ये था E2 डेल्टा A2 एंड सो ऑन, तो हमने ये पुट कर दिया। तो phi इज इक्वल टू इसकी वैल्यू E1 डेल्टा A1, इसकी वैल्यू E2 डेल्टा A2, इसकी वैल्यू E3 डेल्टा A3 और इट्स वैल्यू En डेल्टा An, यानी ये सारी वैल्यूज आ गई। तो E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 प्लस सो ऑन प्लस En डेल्टा An, दिस इज इक्वेशन 3। बट एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री, स्फीयर की सरफेस के ऊपर स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to so on, En is equal to E and that is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square। स्फीयर सरफेस का सेंटर से डिस्टेंस जो होगा रेडियस। अब सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, सपोज ये सरफेस, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस, तो E की जो वैल्यू होगी वो 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square होगी। अब जितने भी सरफेस एलिमेंट्स हमने सपोज किए, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा R होगा, तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, लिहाजा E1 भी होगी 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square, E2 भी होगी 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square, E3 भी होगी 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square and so on। तो लिहाजा ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री ये सारे बराबर होंगे, इन्हें हम E कह देते हैं और वो है 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square। तो स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से, स्फेरिकल सिमेट्री यही कि जो सरफेस है सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका वो रेडियस के बराबर है। सो इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, अब हम इसमें ये E1 E2 E3 इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, E पुट कर देते हैं क्योंकि ये सारे बराबर हैं। तो phi इज इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 प्लस सो ऑन प्लस E डेल्टा AN, यानी E1 E2 E3 वगैरह की बजाय E हमने इसमें लगा दिया। E इसमें से कॉमन ले लेते हैं और E कॉमन लेने से ये E हमने बाहर ले लिया तो अंदर ऐड दिया डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा AN, और ये तमाम एरियाज का सम, इसे हम कहेंगे टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। यानी जितने भी ये पैचेस हैं पूरे स्फीयर पे उनको हमने ऐड कर दिया तो वो टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया आ गया। तो phi इज इक्वल टू E इंटू टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। अब ये एक स्फीयर की सरफेस का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो phi इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन 5 आ गई। इसमें हम E की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो phi इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q over R स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर।
तो इसमें 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाई हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यानी जो फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस में से वो फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमने एक रेगुलर शेप वाली सरफेस कंसीडर की थी। अब हम कोई आर्बिट्रेरी शेप क्लोज सरफेस सपोज करते हैं और उसमें से फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे। मैं अब उसकी तरफ आता हूं, इसको लिखता हूं दोबारा मिटा के। तो हमने एक रिजल्ट निकाला था कि फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस वाज इक्वेशन 6। नाउ कंसीडर एन आर्बिट्रेरी शेप क्लोज सरफेस एस एनक्लोजिंग दिस स्फीयर। जब हमने ये फार्मूला डिराइव किया, ये तो एक रेगुलर शेप थी, स्फीयर था, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से उसकी वैल्यू ये आई। अब हम एक आर्बिट्रेरी शेप क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं जिसकी कोई बाकायदा शेप नहीं है, बाकायदा हो भी सकती है नहीं। यहाँ हमने एक इरेगुलर या आर्बिट्रेरी शेप एक सपोज की है, उसके अंदर वो स्फीयर उठा के हमने रख दिया, ठीक है, और उसके अंदर वो चार्ज प्लस क्यू मौजूद है। तो नो कंसीडर एन आर्बिट्रेरी शेप क्लोज सरफेस एस एनक्लोजिंग दिस स्फीयर। It is seen from figure that flux through closed surface S is same as that through sphere. अब देखें कि क्लोज सरफेस S में से फ्लक्स वही है जो कि स्फीयर में से। कैसे? ये हमें दिखाई दे रही हैं जो इस फ्लक्स क्या होता है, जो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर इमर्ज होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसमें से निकल रही हैं, इनको मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये सरफेस में से भी यही निकलेंगे। तो इस सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही गुजरेंगी जो इस स्फीयर में से निकल रही है। यानी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद क्या होती है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी सेम थ्रू क्लोज सरफेस एस। सपोज ये कमरा है, इसके अंदर यहाँ पे चार्ज मौजूद है, मैं इस रूम में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं उस चार्ज के गिर्द एक स्फीयर सपोज कर लेता हूं। उस स्फीयर में से जो फ्लक्स होगा वो ये होगा, और वही फ्लक्स इस कमरे में से, इस रूम में से बाहर निकलेगा। तो लिहाजा जो फिगर हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में से वही होगा जो स्फीयर में है। यानी अब ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि जो सरफेस है वो रेगुलर शेप वाली है या इरेगुलर शेप वाली है। तो हम कंक्लूड करते हैं, सो वी कंक्लूड दैट total flux through a closed surface does not depend upon shape or geometry of surface. It depends upon medium and charge enclosed. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी क्लोज सरफेस में से बाहर निकल रहा है वो शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। आप देखें इसका फ्लक्स और इस आर्बिट्रेरी शेप का फ्लक्स सेम है, तो ये टोटल फ्लक्स शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, चार्ज एनक्लोज और मीडियम। तो इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम एंड चार्ज एनक्लोज। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये मीडियम और चार्ज एनक्लोज पे डिपेंड करता है। तो ये इस तरह ये आर्टिकल खत्म होता है, और इसी को आगे हम जब एक्सटेंड करेंगे तो गॉस साइंटिस्ट है, उसने इसी रिलेशन को यूज करते हुए गॉस लॉ जो बनाया इंपॉर्टेंट, वो अगला हमारा टॉपिक होगा। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिहाज से। अब मैं इसके चंद एमसीक्यूज लिखूंगा। हाँ जी, ये चंद एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बोर्ड के नुक्ता नजर से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस डिपेंड्स अपॉन, किसी सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ सरफेस, डायरेक्शन ऑफ सरफेस रिलेटिव टू फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल ऑफ दीज, एरिया ऑफ सरफेस, direction of surface relative to field, intensity of electric field, all of these। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी सरफेस में से गुजरता है वो किस पे डिपेंड करता है। हमें मालूम है कि किसी सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ये होता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है
ये डिपेंड कर रहा है तमाम चीजों पे। ये तीनों फैक्टर आ गए, एरिया भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी आ गई। तो हमारा जो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस हैविंग ए चार्ज q एट इट्स सेंटर इज। यहां पे क्लोज सरफेस नहीं था, अब ये क्लोज सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस हैविंग ए चार्ज q एट इट्स सेंटर इज। एक क्लोज सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जिसके सेंटर पे चार्ज q मौजूद है, phi e ओवर a, phi e q ओवर एप्सिलॉन नॉट, phi e f ओवर q, phi 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर। तो फौरन हमारे ज़हन में ये बी ऑप्शन आता है कि phi e इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन। थर्ड एंड द लास्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन। एक क्लोज सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है नंबर ए शेप ऑफ सरफेस, बी एरिया ऑफ सरफेस, सी चार्ज एनक्लोज, डी मीडियम एंड चार्ज एनक्लोज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में से जो है वो डिपेंड करता है शेप ऑफ सरफेस, नो, एरिया ऑफ सरफेस, नो, चार्ज एनक्लोज्ड, यस, बट मीडियम एंड चार्ज एनक्लोज्ड। ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन है डी। तो इस तरह ये मेरा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।